हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी का अड्डा। एंड आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर फाइलम प्रोटोजोआ का पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 में हमने उसके बेसिक इंफॉर्मेशन सारे डिस्कस कर लिए थे, क्या क्या प्रोसेस होते हैं, कुछ एग्जांपल्स, वो सारा हमने डिस्कस कर लिया था। अभी टीजीटी पीजीटी दोनों में ही आने वाला एक एंटामीबा एंड पैरामीशियम इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। लाइफ साइकिल ऑफ एंटामीबा और जो लाइफ प्रोसेसेस होते हैं उसके वे सारे। तो सामने आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, रिप्रोडक्शन एंड लाइफ हिस्ट्री। ठीक है, लाइफ साइकिल ऑफ एंटामीबा हिस्टोलिटिका की लाइफ साइकिल दिख रही है। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा एंटामीबा के बारे में जान लेते हैं। एंटामीबा क्या है? एंटामीबा जीनस एंटामीबा है, इसका प्रोटोजोआ का मेंबर है, यानी सिंगल सेल्ड या एसेलुलर एनिमल है। और स्यूडोपोडिया भी होता है इसमें, क्योंकि अमीबा के टाइप का ही एनिमलक्यूल है। ठीक है, तो इसमें स्यूडोपोडिया भी होगा, लेकिन इसमें स्यूडोपोडिया सिर्फ एक होता है, सिंगल स्यूडोपोडिया होता है, जिसे क्या बोलते हैं? मोनोपोडियल। मोनोपोडियल होता है ये। इसमें दो टाइप का साइटोप्लाज्म होता है, एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म। क्लियर? एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म दो टाइप का साइटोप्लाज्म होता है। और फूड वैक्यूल एक्चुअली इसमें नहीं होती है, इसको हम दूसरा नाम भी लिख सकते हैं, ग्लाइकोजन वैक्यूल। इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है ग्लाइकोजन वैक्यूल से। अभी मैं आगे डिस्कस करूंगी, मैंने क्वेश्चंस भी आज की सीरीज में नोट डाउन किए हुए हैं, लिखे हुए हैं। तो ग्लाइकोजन वैक्यूल बोलते हैं, एक्चुअली यहाँ पे फूड वैक्यूल नहीं बनती है। न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है, दिस इज कॉल्ड एंडोसोम। ये सिमिलर होता है जो एडवांस्ड एनिमल्स होते हैं उसमें न्यूक्लियोलस के सिमिलर होता है ये। तो हम ये भी कह सकते हैं ये न्यूक्लियोलस की ओरिजिन की स्टार्टिंग है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? एंडोसोम, एंटामीबा में। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है? एक सिंगल स्यूडोपोडिया है, जिसकी वजह से हम इस एनिमल को क्या बोलते हैं? मोनोपोडियल एनिमल। दो टाइप का साइटोप्लाज्म है, एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म। फूड वैक्यूल है, फूड वैक्यूल को हम यहाँ पे ग्लाइकोजन वैक्यूल बोलते हैं। नेक्स्ट न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर एक प्रिमिटिव न्यूक्लियोलस है, उस प्रिमिटिव न्यूक्लियोलस का दूसरा नाम है एंडोसोम। क्लियर? हम यहाँ पे एंटामीबा की स्टडी कर रहे हैं क्योंकि हमारे सिलेबस में एंटामीबा लिखा हुआ है, लेकिन एंटामीबा की और भी स्पीसीज हैं। एंटामीबा हिस्टोलिटिका उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पैथोजेनिक है, ह्यूमन इसका होस्ट है, इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और भी इसकी दो स्पीसीज हम स्टडी करेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। फर्स्ट एंटामीबा कोलाई एंड सेकेंड एंटामीबा जिंजीवालिस। क्लियर? नेक्स्ट, अब इसमें हम लाइफ साइकिल देखते हैं। इसका ये मैच्योर स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये इसका मैच्योर स्ट्रक्चर है। इस मैच्योर स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? ट्रोफोजोइट। ट्रोफोजोइट यही इन्फेक्शियस होता है, यही इन्फेक्शन कॉज करता है। एडल्ट स्टेज ट्रोफोजोइट इन्फेक्शन कॉज करती है और ये मल्टीप्लाई होती है किसके थ्रू? बाइनरी डिवीजन के थ्रू ये मल्टीप्लाई होती है। बाइनरी डिवीजन कर करके ये प्रीसिस्टिक फॉर्म में आ गई। इसके अंदर एक ये सिंगल न्यूक्लियस है। वन न्यूक्लियस स्टेज में ये आ गई, डिवीजन हुआ जब, उसके बाद में फिर क्या हुआ? इसके चारों सिस्ट बनना स्टार्ट हो गई, सिस्ट फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया और दो इसमें क्रोमेटिन बॉडीज या क्रोमेटोइड बॉडीज होती हैं। डिवीजन कर करके ये न्यूक्लियर डिवीजन होगा तो एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बन जाएंगे। ये दो न्यूक्लियस बन जाएंगे, बाई न्यूक्लिएटेड सिस्ट बन जाएगी। देन फिर 4 न्यूक्लियस बन जाएंगे, दो न्यूक्लियस से क्वाड्री न्यूक्लिएटेड सिस्ट बन जाएगी। क्वाड्री न्यूक्लिएटेड सिस्ट ही हमारी बॉडी से बाहर आती है, क्वाड्री न्यूक्लिएटेड स्टेट में बाहर आती है। और फिर क्या होता है? इंसिस्टमेंट क्या होता है? जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है, क्योंकि हमारी बॉडी से बाहर आ गई तो अनफेवरेबल कंडीशन है अब इसके लिए, तो
कंडीशन में जैसे ही आती है, इसका साइटोप्लाज्म श्रिंक हो जाता है और ये अपने आप को उस एटमॉस्फेयर में एडजस्ट करती है। जब इसको पॉजिटिव एटमॉस्फेयर या इसके अकॉर्डिंग एटमॉस्फेयर मिलेगा, इसके अकॉर्डिंग एटमॉस्फेयर कौन सा होगा? इसका अपना होस्ट, और इसका होस्ट कौन सा होता है? मैन। इसका होस्ट होता है ह्यूमन होता है इसका होस्ट। ह्यूमन बीइंग जितने भी होते हैं वो इसके होस्ट होते हैं। और ये ह्यूमन बीइंग्स में कहाँ रहती है? ह्यूमन बीइंग के इंटेस्टाइन में रहती है। ठीक है, ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका ह्यूमन बीइंग के इंटेस्टाइन में रहता है। और इसकी कौन सी स्टेट हमारी बॉडी में एंटर करती है? मेटासिस्टिक अमीबा। मेटासिस्टिक अमीबा, ठीक है। सिस्ट, जब इंसिस्टमेंट वाला जो तुम्हारा पार्ट है, सिस्ट एंटर करेगी हमारी बॉडी में और वो उस पे पेप्सिन एंजाइम काम करेगा जैसे ही वो हमारे स्टमक में पहुंचेगी। सिस्ट है, प्रोटीनेसियस होती है, प्रोटीन का बना हुआ कवर है इसका, हमारी बॉडी में एंटर कर जाएगी, पेप्सिन एंजाइम उस पे स्टमक में काम करेगा, डाइजेस्ट हो जाएगी और ये इस तरह से ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके चारों ओर सिस्ट नहीं है तो ये क्या स्टार्ट करेगा? डिवीजन। ये स्टार्ट करेगा डिवीजन और एक मेटासिस्टिक अमीबा से बन जाते हैं टोटल 8 अमीब्यूली। ठीक है, टोटल 8 अमीब्यूली बन जाती हैं और ये कहा जाती हैं? हमारी इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में एडल्ट स्टेज में आ जाती हैं, ट्रोफोजॉइट बना लेती हैं। क्लियर? और ये हमें डिजीज कॉज करता है। कौन सी डिजीज कॉज होती है इससे? अमीबिक डिसेंट्री और अमीबियासिस। ठीक है, क्लियर है? अब हम इसकी थ्योरी एक बार देख लेते हैं। थ्योरी में बहुत सारे पॉइंट्स हमारे होते हैं। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इज यूजुअली फाउंड इन द इंटेस्टाइन ऑफ वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट। ठीक है, वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट के कहां पे मिलती है? ये इंटेस्टाइन में मिलती है। एंड दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय वेसिकुलर न्यूक्लियस। वेसिकुलर न्यूक्लियस, अभी मैंने बताया इसके न्यूक्लियस में एक बहुत ही यूनिक स्ट्रक्चर है, प्रिमिटिव न्यूक्लियोलस है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? एंडोस्टोम बोलते हैं। एंडोस्टोम बोलते हैं। ठीक है, एंडोस्टोम बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अलग से नोट डाउन करिए, इंपॉर्टेंट लिख लीजिए इसके आगे। इसकी इंपॉर्टेंट स्पीसीज कौन सी हैं? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा कोलाई, एंट अमीबा जिंजिवालिस। इन्हीं तीनों को हमें स्टडी करना है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इज अ पैथोजेनिक डिजीज कॉज करता है। इंटेस्टाइनल पैरासाइट अकरिंग इन द कोलन ऑफ मैन एंड कॉजेस अमीबिक डिसेंट्री और अमीबियासिस। अमीबिक डिसेंट्री करता है या अमीबियासिस करता है, लेकिन डिसेंट्री के साथ साथ कभी कभी ब्लड भी आ जाता है, तो इसको ब्लड डिसेंट्री भी बोलते हैं। ब्लड क्यों आता है? यहाँ पे एक पॉइंट है, कभी कभी इसकी एक स्टेज इन्वेजिव होती है या कभी कभी ये नॉन इन्वेजिव होता है। इन्वेजन कहाँ होगा? एक डायग्राम से इसको क्लियर करते हैं। ये हमारी एपिथेलियल सेल बन रही है, जो हमारी इंटेस्टाइन है उसकी एपिथेलियल सेल है। ये एपिथेलियल सेल्स हैं। इसके पीछे क्या होगी? ये ब्लड वेसल्स होंगी। आगे इसके क्या होगी? म्यूकस लेयर होगी। म्यूकस की लेयर होगी। यहाँ पे ये बहुत सारी सिस्ट हैं, अमीब्यूली हैं। ठीक है, अमीब्यूली हैं बहुत सारी। जब ये ऐसे ही बाहर रहेंगी और ये म्यूकस लेयर को कोई भी डैमेज नहीं करेंगी, तो उस केस में ये कौन सी स्टेज होगी? नॉन इन्वेजिव स्टेज। ठीक है, नॉन इन्वेजिव स्टेज होती है। लेकिन बाय चांस ये म्यूकस लेयर को ब्रेक कर देती हैं, म्यूकस लेयर को गला देती हैं और प्लस पीछे की एपिथेलियल सेल्स जो हैं उन्हें भी डैमेज कर देती हैं इस तरह से, और एंटर कहाँ कर जाती हैं? इसके पीछे क्या था? ब्लड स्ट्रीम था, ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाती हैं।
तो ये बहुत ही डेंजरस स्टेज होती है, इन्वेजिव स्टेज होती है, इसे ही हम इन्वेजिव स्टेज बोलते हैं। जब ये ब्लड में एंटर कर जाती है तो उस केस में क्या पॉसिबल है, ब्लड हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, होल बॉडी में सर्कुलेट होता है ब्लड, तो उस केस में ये हमारी बॉडी में किसी भी ऑर्गन में जा सकती है सिस्ट, और लीवर में जाकर के रह सकती हैं या पेंक्रियास में जाकर के रह सकती हैं, जहां जहां भी ब्लड जाता है ये वहां जा सकती है। और सबसे डेंजरस होता है अगर ये ब्रेन में चली जाती है सिस्ट, ठीक है, ये हमारे नर्वस टिश्यू या नर्वस सिस्टम को भी हार्म करती हैं। तो ये दो स्टेजेस हो गए इसकी, नॉन इन्वेजिव एंड इन्वेजिव स्टेज। और जब इन्वेजिव स्टेज होती है, इन्वेजन करती है हमारी जो म्यूकस लेयर एंड एपिथेलियल सेल्स को ब्रेक करके, तो यहाँ से ब्लड के रिस्क के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं जो हमारे स्टूल के साथ बाहर आता है। इसी वजह से इसको हम ब्लड डिसेंट्री भी बोलते हैं, क्योंकि स्टूल में क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है, फीकस में ब्लड आ रहा है। नेक्स्ट है एंटामीबा हिस्टोलिटिका हैज ओनली वन होस्ट, सो इट इज मोनोजेनेटिक, ठीक है, जो जिसका एक ही होस्ट होगा। मोनो मीन्स क्या होता है, वन, मोनो मीन्स वन, वन होस्ट वाले एनिमल को क्या बोलेंगे, मोनोजेनेटिक। जिसमें कई सारे होस्ट होंगे पॉलीजेनेटिक, टू होस्ट होंगे डाइजेनेटिक। इट्स एडल्ट इज कॉल्ड ट्रोफोजॉइट एंड इज मोनोपोडियल। ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इट हैज टू फॉर्म्स, मैग्ना एंड माइन्यूटा फॉर्म्स। दो फॉर्म्स होती हैं इसमें, मैग्ना फॉर्म एंड द अदर वन इज माइन्यूटा फॉर्म, जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया आपको इन्वेजिव स्टेज एंड नॉन इन्वेजिव स्टेज। उसमें जो इन्वेजिव है वो माइन्यूटा है, ठीक है, जो इन्वेजिव है, जो अंदर चला गया, वो माइन्यूटा, और जो नॉन इन्वेजिव है वो मैग्ना। क्लियर, मैग्ना नॉन इन्वेजिव, माइन्यूटा इन्वेजिव। पैथोजेनिक, मैग्ना पैथोजेनिक फाउंड इन द mucosa and some mucosa of intestinal forming ulcer, and minuta non-pathogenic form found in the lumen of intestine. It has two forms, magna and minuta. मैग्ना कैसी फॉर्म है आपकी इसकी, मैग्ना पैथोजेनिक स्टेज है, इन्वेजिव स्टेज है, एंड माइन्यूटा नॉन इन्वेजिव स्टेज है, ठीक है। नाम से ऐसे लर्न करने की कोशिश करिए, माइन्यूटा बहुत माइन्यूट है, कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है, माइन्यूटा माइन्यूट है, कुछ भी नहीं कर सकता, छोटू है वो, ठीक है, तो वो कुछ भी नहीं कर सकता, ल्यूमेन ऑफ इंटेस्टाइन में चुपचाप रहेगा, नॉन पैथोजेनिक होगा। लेकिन जो मैग्ना है वो पैथोजेनिक है। इसमें जो मैंने नॉन इन्वेजिव लिखा है ये क्या है, माइन्यूटा, छोटू वाला माइन्यूटा, और इन्वेजिव कौन सा है, मैग्ना, जो बड़ा वाला है मैग्ना, वो क्या है, एंटर कर जाएगा हमारी एपिथेलियल सेल को ब्रेक करके, और एपिथेलियल सेल को ब्रेक करके जब एंटर कर जाएगा, एक तो वो ब्लड में गया, सेकेंड उसने हमारी म्यूकस लेयर एंड एपिथेलियम को डैमेज किया, जिसकी वजह से जब हम स्पाइसी खाना खाएंगे या कुछ भी मसालेदार तीखा चटपटा खाएंगे तो उसमें क्या होगा, बहुत तेज ऐंठन होगी, जलन होगी, और इस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं, अल्सर, ठीक है, इस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं, अल्सर, ये डिजीज है। इस प्रॉब्लम के टाइम पे लोगों को तीखा चटपटा खाने को मना कर दिया जाता है, सिर्फ उबला खाना खाने को बोला जाता है, ठीक है। इस कंडीशन से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस कंडीशन से बचने के लिए हमें कोई भी कंटामिनेटेड फूड या वाटर लेने से बचना चाहिए। खुले में जो भी खाना रखा रहता है, खुले में जो फ्रूट चाट खाते हो, नॉर्मल टिक्की खाते हो, कुछ भी खाते हो, वो खाने से बचना चाहिए, ठीक है। तो माइन्यूटा कैसी फॉर्म, माइन्यूटा छोटू, ठीक है, माइन्यूटा छोटू जो कुछ नहीं कर पाएगा, नॉन पैथोजेनिक, नॉन इन्वेजिव, एंड इन्वेजिव मैग्ना। एंटामीबा हैज नो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। एंटामीबा क्या, जितने भी पैरासिटिक प्रोटोजोन्स हैं वो किसी में भी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं होगी, ठीक है, एंटामीबा में भी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं होगी। ट्रोफोजॉइट ऑफ एंटामीबा रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिशन, बाइनरी फिशन से इसमें रिप्रोडक्शन होता है। माइन्यूटा फॉर्म्स इंसिस्ट
द रिजर्व फूड मटेरियल इन सिस्ट इज ग्लाइकोजन। ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एक्चुअली आपके एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है कि इसका रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है। इसमें कोई भी फूड वैक्यूल नहीं होती। मैंने वहां पे फूड वैक्यूल लिखा था, ऑब्लिक करके मैंने क्या लिखा, ग्लाइकोजन वैक्यूल। ग्लाइकोजन वैक्यूल होती है इसमें। ठीक है, और यही इसका रिजर्व फूड मटेरियल है। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि इसमें क्या फूड मटेरियल होता है, ग्लाइकोजन। देन इन्फेक्शन इज ओरल, खाने से ही होता है। खाना या पीना कहाँ से खाओगे, माउथ से ही खाओगे। तो जो कंटामिनेशन होता है, जो डिजीज कॉज होती है, वो ओरल होती है, फूड एंड वाटर लेने से जो कंटामिनेटेड होता है। हाउस फ्लाई, मक्खी, मच्छर या कोई भी कीड़ा हो सकता है। जनरली जो मक्खियां होती हैं वो इसे कॉज करती हैं, हाउस फ्लाई जो होती हैं। लेकिन ये कोई भी डस्ट के साथ भी इवन उड़ करके हमारे फूड पे गिर सकते हैं। तो जो भी फीकल मैटर में, होस्ट के फीकल मैटर में जो सिस्ट होती हैं, वो हमारे फूड स्टफ पे जब ट्रांसफर हो जाती हैं या वाटर में ट्रांसफर हो जाती हैं, तो उससे ये डिजीज कॉज होती है। और इस डिजीज का क्योर क्या है, मेट्रोजिल एंड फ्लैजिल, इस तरह की जो मेडिसिन होती हैं जो इन्फेक्शन को कंट्रोल करती हैं, वो इसमें यूज होती हैं। और एक सिंगल सिस्ट एंटामीबा हिस्टोलिटिका के कितने अमीबुली कॉज करती है, प्रोड्यूस 8। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ठीक है, 8 अमीबुली प्रोड्यूस करती है। अब इसमें हम एक बार देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि हमने कितना इसको ढंग से किया है। चलो सारे एक साथ क्वेश्चंस आएंगे। कोलाई और जिंजीवाइलिस को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। एंटामीबा कोलाई, एंटामीबा कोलाई नॉन पैथोजेनिक है, हमारे इंटेस्टाइन में ही रहता है, बट एज अ कमेंसल रहता है। ठीक है, एज अ कमेंसल रहता है। कमेंसल क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, कमेंसलिज्म। ठीक है, एक रिलेशनशिप है दो इंडिविजुअल के बीच में, एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें एक को तो फायदा हो रहा है और दूसरे को कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है। हमारे इंटेस्टाइन में वो रह रहा है, लेकिन हमें कोई डिजीज कॉज नहीं कर रहा है, उसकी वजह से कोई बीमारी नहीं हो रही है, लेकिन उससे क्या मिल रहा है, उसे न्यूट्रिशन मिल रहा है हमारी बॉडी से। तो इसे कमेंसल रिलेशनशिप बोलते हैं। ई कोलाई इनहेबिट्स ह्यूमन कोलन, इट इज अ कमेंसल पैरासाइट एंड डज नॉट प्रोड्यूस एनी डिजीज। हैवी इन्फेक्शन अगर इसका हो जाता है तो इंटेस्टाइनल ट्रबल लाइक लिटिल बिट पेन वगैरह हो सकता है। Its cyst has 8 nuclei but produces usually 4 amibuli। ठीक है, अभी उसमें हमने लास्ट वाले में क्या देखा था, एंटामीबा हिस्टोलिटिका में एक सिस्ट से 8 अमीबुली बन रही थी, यहाँ पर एक सिस्ट से 4 अमीबुली बनेंगी। नेक्स्ट है एंटामीबा जिंजीवालिस। एंटामीबा जिंजीवालिस, एंटामीबा जिंजीवालिस इज आल्सो पैथोजेनिक। ठीक है, कहाँ होता है, ह्यूमन टीथ में, स्पेशली गम्स में। ठीक है, दांतों में कीड़े लग जाते हैं। कौन से कीड़े लग जाते हैं, एंटामीबा जिंजीवालिस लग जाता है ना। एंटामीबा जिंजीवालिस इज अ पैरासाइट ऑफ ह्यूमन टीथ, फाउंड इन, कहाँ मिलता है ये, जो गम्स होते हैं हमारे मसूड़े, उसकी जो नीचे का होता है हिस्सा, ये उसमें रहता है और पस क्रिएट करता है, उसमें पस बन जाता है। और कौन सी डिजीज होगी इससे, पायरिया, पायरिया डिजीज ये कॉज करता है। इसका भी एडल्ट ट्रोफोजोइट बोला जाएगा। उसमें लेकिन स्यूडोपोडिया ज्यादा होते हैं, 2 to 3 स्यूडोपोडिया होते हैं। एंटामीबा हिस्टोलिटिका में कितने देखे थे, एक ही था स्यूडोपोडिया, उसमें कैसा था वो, मोनोपोडियल था। यहाँ पे 2 to 3 स्यूडोपोडिया होते हैं। और ये क्या खाता है, WBCs होती हैं, जो ब्लड सेल्स नीचे से हमारे उसके निकल रही होती है गम्स के, उसके WBCs मूव करके फैगोसाइटोसिस डायापेडेसिस करती हैं। डायापेडेसिस के थ्रू वो कैपिलरी से बाहर आ जाती हैं, उन पे फीड करता है, प्लस बैक्टीरिया अगर कोई है उसे खाएगा, एंड जो पस उसने क्रिएट किया है, पस सेल्स को खाएगा वो। सिस्ट इज नॉट फाउंड इन ई जिंजीवालिस एंड इन्फेक्शन अकर बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट लाइक किसिंग। ठीक है, इसमें सिस्ट नहीं बनती है कि माउथ से बाहर आएगा और सिस्ट के फॉर्म में रहेगा, देन फिर
किसी चीज के थ्रू वो बॉडी के अंदर जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अगर किसी को पायरिया है या उसके में इन्फेक्शन है एंटामीबा जिंजीवाइलिस का और वो डायरेक्ट किसी के कांटेक्ट में आता है, इन दैट केस एंटामीबा जिंजीवाइलिस का स्प्रेड होगा। क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये क्वेश्चन एक्चुअली हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने यहाँ पे कुछ ढूंढ के क्वेश्चंस लिखे हैं जो लास्ट ईयर के या कुछ अदर एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप भी आंसर करते जाइए। मैंने इनके आंसर्स यहाँ पे नहीं राइट डाउन किए हैं, आप आंसर करते जाएंगे, मैं लिखती जाऊंगी। मतलब मैं तो लिखूंगी, आप आंसर अपने मन में अज्यूम करते जाइए कि आप कितना सही जा रहे हैं। एंटामीबा जिंजीवाइलिस इज पैरासाइट इन, अभी हमने किया, इन ह्यूमन गम्स। नेक्स्ट, इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एंटामीबा जिंजीवाइलिस इज, अभी बताया था, जो इसकी एडल्ट स्टेज होती है वही इन्फेक्टिव स्टेज होती है, ट्रोफोजोइट। नेक्स्ट, इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एंटामीबा हिस्टोलिटिका, सेम आंसर, ट्रोफोजोइट। ट्रोफोजोइट ही इन्फेक्टिव स्टेज है। द मेटासिस्टिक फॉर्म हैज, मेटासिस्टिक फॉर्म में कितने न्यूक्लियस होते हैं? मेटासिस्टिक फॉर्म में 4 न्यूक्लियस होते हैं। एंटामीबा हिस्टोलिटिका इन्फेक्शन अकर थ्रू, एंटामीबा हिस्टोलिटिका का इन्फेक्शन कैसे होता है? थ्रू कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड, कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड। ओहो, इतना लंबा है। द रिजर्व फूड मटेरियल इन द सिस्ट ऑफ एंटामीबा हिस्टोलिटिका, एंटामीबा हिस्टोलिटिका में कौन सा रिजर्व फूड मटेरियल होता है? ग्लाइकोजन। ये आया हुआ एग्जाम में है। आफ्टर एंटरिंग द होस्ट, द सिस्ट ऑफ एंटामीबा हिस्टोलिटिका गिव्स राइज टू, जैसे ही हमारी बॉडी में सिस्ट एंटर करती है एंटामीबा हिस्टोलिटिका की, वो क्या बनाती है? 8 अमीबुली, 8 अमीबुली। एंटामीबा हिस्टोलिटिका डज नॉट हैव और डिफर फ्रॉम अमीबा इन द एब्सेंस ऑफ, क्या नहीं होता इसमें? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं होती है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट होती है। ठीक है, अब आप चेक करो कि 8 क्वेश्चंस थे, इसमें से आपको कितने क्वेश्चंस आ रहे थे? मैंने तो सारा एक्सप्लेन कर दिया था आप लोगों को। अगर आपके 6 तक नहीं आ रहे हैं तो इट इज नॉट गुड, और अगर आपके 8 आउट ऑफ 8 आ रहे हैं दैट्स वेरी गुड। यहां तक हो गया हमारा। नेक्स्ट है पैरामीशियम। पैरामीशियम भी एक यूनिसेलुलर एनिमल है, फाइलम प्रोटोजोआ का मेंबर है, सीलिएटा इसका क्लास है, क्योंकि एक सीलिएटेड एनिमल है, इसकी बॉडी के चारों ओर सीलिया हैं एंड लोकोमोशन के लिए ये इन्हीं सीलिया का यूज करता है। ठीक है, आ जाइए इसको देखते हैं, इसका डायग्राम देखो। कुछ देखने में ऐसे नहीं लग रहा घर में जैसे स्लीपर पड़ी रहती है, वैसा है ये कुछ एनिमल। घर में चप्पल पड़ी रहती है आपके, स्लीपर, वैसा ही है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? स्लीपर एनिमलक्यूल। पैरामीशियम का दूसरा नाम स्लीपर एनिमलक्यूल। एक बार इसकी मॉर्फोलॉजी को स्टडी कर लेते हैं, सामने बना हुआ है। मॉर्फोलॉजी में क्या है? सबसे बाहर क्या है इसमें? आउटर लेयर सीलिया। मूवमेंट के लिए, बॉडी मूवमेंट के लिए इसमें सीलिया होता है, लोकोमोशन के लिए। और लोकोमोशन इसमें किस टाइप का होता है? ये लोकोमोशन कई टाइप से करता है। वेव लाइक, वेव्स देखी हैं, इस तरह से चलती है ना वेव्स, वेव लाइक मूवमेंट होता है इसमें। इवन ये ग्लाइड भी करता है, क्रीप भी करता है, और इसके मूवमेंट के कई मेथड्स हैं। अगर सॉलिड सरफेस मिलती है तो उस पर क्रीपिंग करते हुए भी चलता है, ग्लाइडिंग करते हुए भी चलता है, वेव लाइक मूवमेंट करता है पानी के अंदर ये। नेक्स्ट है पेलिकल। पेलिकल क्या है? एक सॉफ्ट थिन मेम्ब्रेन होती है इसकी बॉडी के चारों ओर, जिसको हम क्या बोलते हैं? पेलिकल। ट्राइकोसिस्ट। ट्राइकोसिस्ट ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव मैकेनिज्म के लिए इसकी बॉडी में जस्ट पेलिकल के नीचे ऑर्गन्स हैं। एंटीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। एक्चुअली पैरामीशियम में 2 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होती हैं। 2 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के थ्रू ये ऑस्मो रेगुलेशन करता है। कौन कौन सी?
एक एंटीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, द अनदर वन इज पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। दो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू ये ऑस्मो रेगुलेशन करता है। नेक्स्ट फीडर कैनाल्स होती है इसमें, साथ साथ न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म होती है। लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था क्या होती है, यहाँ पे तो हम डिटेल में करेंगे। ओरल ग्रूव होती है फूड को इंजेस्ट करने के लिए, इंजेक्शन के लिए। देन फिर बकल कैविटी, ओरल सीलिया, साइटोस्टोन से होते हुए न्यूली फॉर्म्ड फूड वैक्यूल नई बन जाती है और फिर ये साइटोप्लाज्म के अंदर मूवमेंट करती है और मूवमेंट साइक्लोसिस मूवमेंट करती है साइटोप्लाज्म के अंदर और बाद में बाहर निकाल दी जाती है ये अनडाइजेस्टेड फूड साइटोपाइस के थ्रू। क्लियर है? एक बार मॉर्फोलॉजी आप लोगों ने देख ली क्या क्या है इसमें। फूड वैक्यूल्स हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, सीलिया, पेलिकल एंड ट्राइकोसिस्ट है, दो न्यूक्लियस हैं, फूड वैक्यूल्स हैं एंड साइटोपाइज है। एंड सबसे लास्ट नीचे भी कुछ है, देखो लंबे लंबे सीलिया हैं। यहाँ पे तो छोटे छोटे बहुत सारे सीलिया हैं, यहाँ पे कैसे हैं? लंबे लंबे सीलिया हैं, है ना? इसे क्या बोलते हैं? काउडल टफ ऑफ सीलिया। तो थियोरी एक बार देख लेते हैं। पैरामीशियम इज अ होलोट्राइकस सीलिएटेड प्रोटोजोन है। द मोस्ट कॉमन स्पीसीज इज पैरामीशियम काउडेटम, जो सबसे ज्यादा कॉमनली मिलने वाली स्पीसीज है इसकी पैरामीशियम काउडेटम है। इसमें कोई इन्फेक्शन वगैरह नहीं होता है, तो यहाँ कोई डिजीज वगैरह हमें डिजीज स्टडी नहीं करनी है। एक नॉर्मल एनिमल है, फ्री लिविंग एंड एक्वाटिक एनिमल है, ये फ्री लिविंग एंड एक्वाटिक है। पैरामीशियम इज कॉमनली कॉल्ड एज स्लीपर एनिमल क्यूल, स्लीपर के जैसा दिखता है शेप, तो स्लीपर एनिमल क्यूल। इसकी दो सरफेस होती हैं, इस तरह से कोई भी एनिमल है तो इसकी एक ये सरफेस हो गई नीचे वाली और एक ऊपर वाली सरफेस होती है। नीचे वाली सरफेस को हम क्या बोलते हैं? वेंट्रल सरफेस। और नीचे की तरफ ही इसका माउथ होता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? ओरल सरफेस, ओरल और वेंट्रल सरफेस। और ऊपर की सरफेस एब ओरल सरफेस और डोर्सल सरफेस। क्लियर? Body is covered with a thin, firm, flexible membrane is called pellicle। और पूरी बॉडी पे क्या होते हैं? बहुत सारे सीलिया होते हैं जो कि लोकोमोटरी ऑर्गेनल हैं। सीलिया पोस्टीरियर एंड पर कैसे होते हैं? लॉन्गर होते हैं लिटिल बिट, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कॉर्डल टफ, कॉर्डल टफ। नेक्स्ट है ट्राइकोसिस्ट। ट्राइकोसिस्ट मैंने अभी बताया ये ऑर्गेनेल जस्ट पेलिकल के नीचे होता है और ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव मैकेनिज्म शो करता है। एंड ये हेट्रोकैरियोटिक है। कैरियन वर्ड इज रिलेटेड टू द न्यूक्लियस। दो टाइप का न्यूक्लियस होता है इसमें, मैक्रोन्यूक्लियस एंड माइक्रोन्यूक्लियस। जो इसका मैक्रोन्यूक्लियस होता है वो वेजिटेटिव फंक्शंस परफॉर्म करता है। वेजिटेटिव फंक्शंस मींस मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस होते हैं उन्हें कंट्रोल करता है। प्लस जो माइक्रोन्यूक्लियस होता है वो कौन सा काम करेगा? रिप्रोडक्शन का काम करता है, रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। अब ये बताइए आप, अगर पैरामीशियम रिप्रोड्यूस करेगा, सॉरी उसमें जब रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होगा तो कौन सा न्यूक्लियस डिवाइड होगा? माइक्रोन्यूक्लियस डिवाइड होगा, क्योंकि रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कौन सा करता है? माइक्रोन्यूक्लियस पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट, पैरामीशियम हैज टू कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, एक एंटीरियर एंड द अदर वन इज द पोस्टीरियर फॉर द ऑस्मोरेगुलेशन। पैरामीशियम हैज न्यूमेरस फूड वैक्यूल्स, बहुत सारी फूड वैक्यूल्स होती हैं। बहुत सारी फूड वैक्यूल्स क्यों होती हैं? जब ये फूड का इंजेक्शन करता है अपने ओरल अपरेटस के थ्रू तो फूड वैक्यूल बन के डाइजेस्ट होके वहीं से बाहर नहीं निकलेगी। फूड वैक्यूल बनी और अब वो धीरे धीरे पूरे साइटोप्लाज्म में एक डेफिनिट पैटर्न पे मूव करेगी। इस डेफिनिट पैटर्न को क्या बोलते हैं? साइक्लोसिस। ठीक है, साइटोप्लाज्म के थ्रू साइटोप्लाज्म में वो एक डेफिनिट पैटर्न पे मूव करती है जिसे हम साइक्लोसिस बोलते हैं। ताकि ये ऐसे मूव क्यों करती है? मूव करने का क्या फायदा होगा? इससे क्या फायदा हो गया मूव करने का? वहीं डाइजेस्ट होता फूड और मिल जाता उसे? नहीं, क्योंकि पूरे साइटोप्लाज्म, पूरे पैरामीशियम को न्यूट्रिशन चाहिए तो वो पूरे साइटोप्लाज्म में मूव करेगी ताकि इंश्योर हो जाए कि पूरे
पैरामीशियम को न्यूट्रिशन मिल गया। उसके बाद में साइटोपाइज और साइटोप्रोक्ट जो लास्ट में हमने बनाया था, जहां से वो अनडाइजेस्टेड फूड का इजेशन किया जा रहा था। साइटोपाइज क्या है? टेम्परेरी एनस है, ठीक है, टेम्परेरी फॉर्म्ड एनस है, जहां से अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकाल दिया जाता है। चूंकि ये एक लिविंग बीइंग है, लिविंग एनिमलक्यूल है, तो इसमें जितने भी लाइफ प्रोसेसेस है सारे के सारे होंगे। तो रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन भी हो रहा है। रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन किसके थ्रू हो रहा है? जो इसकी जनरल बॉडी सरफेस है उसके थ्रू ही रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन हो जाता है। उसके लिए कोई अदर सिस्टम नहीं है, अदर ऑर्गन नहीं है। पैरामीशियम मूव्स इन वेवी लाइन, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। गायरेशन करता है, रोटेशन करता है, ग्लाइड करता है एंड क्रीप करता है। बहुत सारे मेथड्स होते हैं इसमें मूवमेंट के लिए, तो उन सारे मूवमेंट से ये मूव करता है सॉलिड सरफेस पर एंड वाटर में, दोनों जगह, विद इट्स सीलिया की हेल्प से। और ये वाटर करंट के अपोजिट मूव करता है, ये अगेंस्ट मूव करता है, निगेटिव रिस्पॉन्ड करता है उसके लिए। पैरामीशियम में रिप्रोडक्शन ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन से होता है। व्हाट इज ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन? गो टू द लास्ट लेक्चर एंड लर्न व्हाट इज ट्रांसवर्स फिशन। इस तरह से एंड न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन, पैरामीशियम undergoes several kind of nuclear reorganization such as conjugation, autogamy, cytogamy, endomixis and hemimixis। यहाँ पे conjugation दो पैरामीशियम एक साथ आते हैं तो conjugation होता है। ऑटोगामी, साइटोगामी, इन दोनों में ही सिंगल पैरामीशियम काम कर लेता है। इन पैरामीशियम न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन टेक्स प्लेस फॉर रिजुविनेशन। रिजुविनेशन क्या होता है? न्यू बॉडी को न्यू करने के लिए यूज होता है इसमें न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन। ईच कॉन्जुगेंट प्रोड्यूसेस अ फीमेल स्टेशनरी एंड अ मेल माइग्रेटरी न्यूक्लियस बाय 3 सक्सेसिव डिविजन्स। और क्या बनते हैं? प्रोन्यूक्लियाई बनते हैं। क्लियर है? डायग्राम में आप चीजों को स्टडी करने की कोशिश करिए, मैक्सिमम चीजें आपको डायग्राम में समझ में आ जाएं। अपनी नोटबुक में बना लीजिए डायग्राम को अच्छे से। ओरली आप उसको बोल कर देखा करिए कि आपको कितना कुछ आ गया समझ में और कितना अभी पढ़ना बाकी है आपके लिए, ठीक है। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको जो इस सीरीज के न्यू वीडियोस आते जाएं उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपका कोई भी वीडियो मिस ना होने पाए, ठीक है। अगर वीडियो मिस होगा तो जो मैं लास्ट लेक्चर में करा दूंगी, अब मैं उसे ही एक्सप्लेन करने अगर बैठूंगी तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाते हैं। तो आप लोगों को यही करना है कि आपको सारे वीडियो देखने हैं और कंटिन्यूअस स्टडी करनी है, क्योंकि कंटिन्यूअस स्टडी ही इंश्योर करती है कि आप अपना एम अचीव कर पाएंगे या नहीं अचीव कर पाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए फिर मिलते हैं बाद में हम लोग। बाय बाय नेक्स्ट वीडियो के साथ में, जिसमें हम और एनिमल्स करेंगे, प्रोटोजोआ के ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।